हम बात करने जा रहे हैं कि फेड के अधिकारी कैसे सामने आ रहे हैं और 2025 में शेयर बाजार के पतन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। क्या वे सही हैं? क्या वे गलत हैं? इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि वैश्विक तरलता कैसे सूख सकती है और इसका शेयर बाजार, आवास बाजार, सोने की कीमतों, बिटकॉइन आदि के लिए क्या मतलब है। तो चलिए इसमें सीधे कूदते हैं दोस्तों। मार्केट वॉच पे चलते हैं और यहीं पर फेड अधिकारियों ने शेयर बाजार के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी, जिसे फिर शेयर बाजार नजरअंदाज कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लेख में वे जो करते हैं वह दिलचस्प है। वे हमें एलन ग्रीनस्पैन 1996.com की ओर वापस जाते हैं। बुलबुला। अब आप में से जो दर्शकों में थोड़े युवा हैं, शायद आप तुरंत इस संदर्भ को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आपके लिए जो पुराने समय के लोग हैं और अभी देख रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं और वे इसका संदर्भ देते हैं। 90 के दशक के अंत में एलन ग्रीनस्पैन का असंगत उत्साह भाषण। आइए इसे देखते हैं। फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक ने सोमवार को केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी द्वारा दी गई सबसे स्पष्ट चेतावनियों में से एक दी। शेयर बाजार में कई संपत्ति वर्गों, जिसमें शेयर भी शामिल हैं, मूल्यांकन ऊंचे हैं। मेरा मतलब है, इस बारे में वास्तव में चौंकाने वाली बात यह है कि इसे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जैसे कि वह बस वास्तविकता को बता रही है। जैसे कि सीएनबीसी पर बुल्स, आप जानते हैं, जो जिज इन योर पैंट्स वाले लोग हैं, जैसे जिम क्रैमर, यहां तक कि वे भी मानेंगे कि मूल्यांकन ऊंचे हैं। मेरा मतलब है, इसमें कोई बहस नहीं है। अब वे बहुत ऊंचे जा सकते हैं, कीमतें बहुत ऊंची जा सकती हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहने वाला कि मूल्यांकन कम है या कि आवास की कीमतें सस्ती हैं। मतलब आओ यार, मूल्यांकन फिर से यहां उसका उदाहरण है। कई संपत्ति वर्गों में मूल्यांकन ऊंचे हैं और इसे माना जाता है। एक फेड गवर्नर के लिए इसे वर्जित या सीमांत माना जाता है, जबकि वास्तव में मेरा मतलब है, वह सच को सच कह रही है। शेयर और कॉरपोरेट आरण बाजारों को शामिल करते हुए, जहां अनुमानित जोखिम प्रीमिया ऐतिहासिक वितरण के निचले स्तर के करीब हैं, तो कॉरपोरेट आरण तो मूल रूप से स्प्रेड्स, सब कुछ यह दिखा रहा है कि जोखिम बढ़ रहा है। मुझे लगता है आप कह सकते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि बाजार शायद पूर्णता के लिए मूल्यांकित है। इसलिए यह बड़े गिरावट के प्रति संवेदनशील है, जो खराब आर्थिक समाचारों या निवेशक की भावना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो फिर जेरोम पॉवेल, जैसा कि हम जानते हैं, शायद ही कभी इतने स्पष्ट रहे हैं। हालांकि उन्होंने जरूरी नहीं कि शेयर बाजार के बारे में बात की है, लेकिन याद रखें, उसने स्वीकार किया कि बेरोजगारी के आंकड़ों में, चलिए कहते हैं, उनमें बहुत अधिक हेर फेर की गुंजाइश थी। और उसने कुछ महीने पहले स्वीकार किया कि यह सच है कि यह वास्तव में, उसने कहा, यह चिंताजनक था कि संशोधन, जितनी मात्रा में उन्हें नीचे की ओर संशोधित किया गया था। क्या आपको याद है जब यह बाहर आया था? 818,000 नौकरियों को नीचे की ओर संशोधित किया गया। तो फेड के लोग, जिसमें खुद जेरोम पॉवेल भी शामिल हैं, बाहर आकर कह रहे थे, ठीक है, यह है, शायद हमें इन बेरोजगारी के आंकड़ों को थोड़ा संदेह के साथ लेना चाहिए, या शायद यहां विधि में कुछ गड़बड़ है। तो मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट होगा, है ना? लेकिन शायद यह विशेष रूप से S&P 500 के बारे में चिंताजनक नहीं है, या ही कॉर्पोरेट ने, या कुछ ऐसा। तो फिर वे कहते हैं, ग्रीनस्पैन की टिप्पणियों के विपरीत, जो तुरंत शेयर बाजार को प्रभावित करती थीं, कुक की टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया। हाँ, मेरा मतलब है, देखो, मुझे लगता है कि यह कुछ है, न कि वह कोई अनजान है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि लिसा कुक कौन है। मैंने इसे मार्केट वॉच के अलावा किसी और समाचार स्रोत पर भी नहीं देखा। अगर जेरोम पॉवेल बाहर आकर ऐसा कहते, तो मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से बाजार में हलचल होती। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े से सेब और संतरे की तरह हैं। अब एक कारण क्यों हम ये देख सकते हैं, कॉरपोरेट आरण के फैलाव बहुत कम स्तर पर हैं, जो जोखिम को दर्शाता है। जो यह दर्शाता है, आप जानते हैं, आप इसे इस तथ्य के साथ जोड़ें कि शेयर बाजार सभी समय के उच्चतम स्तरों के करीब है, और मुझे लगता है कि यही वह बात है जिसे वह यहां उजागर कर रही है। यह बेरोजगारी की दर की तरह आमतौर पर वह होता है जो आप मंदी या शेयर बाजार में गिरावट से पहले देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं, यह बहुत बहुत लंबे समय तक चल सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये फैलाव और भी कम हो सकते हैं, या हम उन्हें 2025 के दौरान एक ही स्तर पर देख सकते हैं। आप बस जानते हैं, इन चीजों का समय तय करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि किसी चीज की कीमत की दिशा जानना लगभग असंभव है ना? जैसे क्या आवास की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, मुझे नहीं पता। एकमात्र चीज जो मैं आपको अभी निश्चित रूप से बता सकता हूं, वह यह है कि यह सस्ता है,
या महंगा है इसके ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर जो महंगाई के लिए समायोजित किया गया है। और जाहिर है कि अभी आवाज उदाहरण के लिए बेहद महंगा है। ये 2025 में हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये अनजान हिस्सा है। लेकिन जो हम 100% निश्चितता के साथ जानते हैं वह यह है कि यह बेहद महंगा है। तो मुझे लगता है कि लिसा जिस बारे में बात कर रही हैं वह यह है कि जब आप इन सभी घटकों, इन सभी कारकों को लेते हैं और इन सभी संपत्ति की कीमतों को देखते हैं, वह कह रही हैं कि हम संभवतः निचले स्तर की अपेक्षा शीर्ष स्तर के अधिक निकट हैं। और इसका मतलब है 2025 के दौरान आप इन संपत्तियों में जैसे कि S&P 500 में महत्वपूर्ण गिरावट देख सकते हैं। आइए हम लेख पर वापस चलते हैं। आर्थिक शास्त्री रॉबर्ट शिलर का चक्रीय समायोजित मूल्य से इक्विटी अनुपात लगभग 37 है, जो डॉट कॉम बबल के फटने के बाद से सबसे ऊंचे स्तर के करीब है। केप अनुपात, जैसा कि इसे व्यापक रूप से जाना जाता है, S&P 500 की कीमत को पिछले दशक के औसत कॉर्पोरेट कमाई से विभाजित करता है। इतनी लंबी दृष्टि अपनाकर यह समर्थक तर्क करते हैं कि यह चक्रीय उतार चढ़ाव को समतल करता है और यह दिखाता है कि मूल्यांकन इतिहास के मुकाबले कहां खड़े हैं। साथ ही इसे बाजार के शीर्ष या दाएं के समय तय करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं माना जाता है। हाँ, फिर से हम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि आज का दिन शीर्ष का संकेत है या कुछ ऐसा। ये पूरी तरह से अनजान है। मेरा मतलब है सैंटा ड्रकनमिलर को यह नहीं पता, वॉरेन बफेट को यह नहीं पता, कोई नहीं जानता। आप केवल यह निश्चित रूप से जान सकते हैं कि चक्रीय समायोजित पीई अनुपात लगभग 27 है। और हम जानते हैं बिना किसी संदेह के कि वह 47 वही स्तर है जो हमने डॉट कॉम बस्ट से पहले देखा था। तो फिर आप पीछे हटते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? क्या मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि 2025 में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने की 100% संभावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि हम शीर्ष के बहुत करीब हैं। तब हम नीचे की ओर पहुंच जाते हैं। और आप लोग, मैं ये अपने चैनल पर हमेशा कहता हूं, वास्तव में हमने इस बारे में पिछले सप्ताह यहां मेडेलिन में आयोजित रेबेल कैपिटल्स रिट्रीट में बात की। सभी महान निवेशकों के पास 3 चीजें होती हैं। जोखिम प्रबंधन, उनके पास एक बढ़त है, और अंत में वे असम्मित दांव लगाते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें नुकसान की तुलना में लाभ अधिक है। तो अभी हाँ, आप S&P 500 के साथ पूरी तरह से निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको बस अपने आप से यह पूछना होगा, जब आप इन सभी कारकों को लेते हैं और फिर उन्हें अपने विश्लेषण में उपयोग करते हैं, तो आप कहते हैं, मेरा अपसाइड क्या है, मेरी परेशानी क्या है, और डाउनसाइड मुझे नहीं पता, 40%, 30%। अगले वर्ष स्पारा में क्या लाभ होगा? तो अगर आपको 8, 10, 12% का रिटर्न मिलता है, तो क्या यह इसके लायक है? मुझे नहीं पता, ये तय करना आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि यह वह प्रकार की विषमता नहीं है जो आप चाहते हैं। इस पर वापस आते हैं और चलो इसे स्पष्ट करते हैं। तो बुल्स कहेंगे, अगर आप इसे समय नहीं दे सकते तो फिर हमारे पास एक और 20% का ऊपर का साल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बिंदु पर यहां ग्रीनस्पैन गलत नहीं थे, लेकिन वे इस कॉल पर 4 साल पहले थे। तो क्या स्टॉक मार्केट S&P 500 अगले 4 सालों में हर साल 20% बढ़ सकता है? इस बिंदु तक कि शायद 37 इस चक्रीय समायोजित मूल्य से आए अनुपात के संदर्भ में शायद वह था, या शायद यह डॉट कॉम के समान है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम 50 या 80 तक नहीं पहुंच सकते? 100। वास्तव में मैं किसकी बात सुन रहा था पिछले दिन? मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जहां उन्होंने जापान के बारे में बात की। और मुझे लगता है कि जापान के अपने पतन से पहले, तो ये 1989 कह सकते हैं, वे उसी मैट्रिक या एक समान मैट्रिक का उपयोग करते हुए सही थे। वे लगभग 80 के आसपास हैं। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका 80 तक पहुंच सकता है? बिल्कुल, वे 100 तक पहुंच सकते हैं। कौन जानता है, बाजार असंगत रह सकता है जितना आप सॉल्वेंट रह सकते हैं। लेकिन अगर हम एक पोर्टफोलियो में बैठे हैं तो ये नहीं है। ये वह सवाल नहीं है जिसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो लांस रॉबर्ट की ओर चलते हैं। मैं सचमुच उसे शाबाशी देना चाहता हूं। मुझे पता है कि वह हर शनिवार एडम के पॉडकास्ट अ थॉटफुल मनी पर एडम टैगार्ट के साथ होते हैं। लांस ने एडाम के साथ एक पिछले पॉडकास्ट में जनवरी प्रभाव के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि यह दिसंबर के लिए भी एक हद तक लागू होता है। और मूल रूप से यह क्या है? यह है कि अगर जनवरी, जैसे कि जनवरी के पहले 5 दिनों का व्यापार सकारात्मक,
आमतौर पर इसका मतलब होता है कि साल का बाकी हिस्सा सकारात्मक समाप्त होगा, या अगर यह नीचे है तो इसका मतलब है कि साल का बाकी हिस्सा भी ऐसा ही होगा, और यह लगभग 70-80 का सहसंबंध है। तो चलो नीचे चलते हैं, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर चलो इसे एक डेटा पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं। लिसा जो कह रही है उसके साथ साथ, और यहां स्पष्ट बात की ओर इशारा करते हुए कि हम सांख्यिकीय रूप से बहुत अधिक मूल्यांकित हैं, और इसलिए शायद यह वह प्रकार की विषमता है जो आप नहीं चाहते। लांस कहते हैं, पिछले हफ्ते हमने चर्चा की कि ऐसा लग रहा था जैसे सांता क्रिसमस ईव पर आया, जिससे स्टॉक्स या बाजार महत्वपूर्ण 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर वापस चले गए, या फिर ऐसा लगता है कि साल के अंत तक निवेशक शरारती हो गए थे। ओह, कोयले का टुकड़ा। बाजारों के खराब प्रदर्शन को मीठा करने का कोई तरीका नहीं था। जहां दिसंबर की शुरुआत जोरदार हुई, वहीं इसका अंत फीका रहा। तो यह सांख्यिकीय रूप से अच्छा संकेत नहीं है 2025 के लिए, लेकिन दिसंबर के साथ उतना मजबूत सहसंबंध नहीं है जितना कि जनवरी के पहले कुछ दिनों में है, और मुझे लगता है कि वह बाद में इस लेख में उस पर चर्चा करता है। चलो देखते हैं। 1950 से जब सभी 3 जनवरी संकेतक, यानी सांता क्लॉज रैली शायद दिसंबर में, जनवरी के पहले 5 दिन और 1 जनवरी बैरोमीटर, ये क्या है मुझे यकीन नहीं है, एस पी 500 पूरे साल के लिए 90.6% ऊपर था समय का। वाह, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण सहसंबंध है। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि सांता रैली दिसंबर में होती है। जनवरी बैरोमीटर साल के लिए कुंजी रखता है। ऐतिहासिक रूप से एक सकारात्मक जनवरी शेयर बाजार के लिए एक बुलिश संकेत रहा है। ओह हाँ, ठीक है। तो मैं सोचता हूं, क्या है दोस्तों, सांता क्लॉज रैली दिसंबर एफएफडी जनवरी के पहले 5 दिन, और फिर पूरा जनवरी बैरोमीटर पूरे महीने के लिए होगा। तो अगर आपके पास वह सांता क्लॉज रैली है, अगर जनवरी के पहले 5 दिन ऊपर हैं, और अगर पहला महीना यानी जनवरी पूरे 30 दिनों के लिए ऊपर है, अगर इनमें से तीनों सकारात्मक हैं, तो पीछे मुड़कर देखने पर 90% संभावना है कि आपके पास होगा शेयर बाजार के लिए एक अच्छा साल, जिसमें औसत लाभ 17.7% है। अब दुर्भाग्यवश हमें कोयले का टुकड़ा मिला क्योंकि लांस बाहर निकालता है, तो हमें सांता क्लॉज रैली नहीं मिली। अब मुझे यहां S&P 500 को जल्दी से देखना होगा, ये देखने के लिए कि क्या हमें जनवरी के पहले 5 दिन मिले। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन वह कहता है कि जनवरी बैरोमीटर साल के लिए कुंजी रखता है, ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक। जनवरी शेयरों के लिए एक बुलिश समय रहा है। नीचे का चार्ट यह दर्शाता है कि लोकप्रिय वॉल स्ट्रीट का यह सिद्धांत 1950 से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। S&P 500 ने औसतन 16.8% वार्षिक रिटर्न दर्ज किया है सकारात्मक जनवरी वाले वर्षों में। इसके अलावा सूचकांक ने उन वर्षों में 79% सकारात्मक रिटर्न उत्पन्न किए, जबकि जब सूचकांक जनवरी में नीचे ट्रेड करता है। तो मैं सोचता हूं कि यह बस इतना ही है जनवरी के महीने के लिए। पहले के दिनों को छोड़कर और सांता क्लॉज रैली को छोड़कर वार्षिक रिटर्न 1.7% पर गिर गया। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इन अन्य चार्ट्स में जाएं, चलो देखते हैं कि S&P 500 ने इस साल क्या किया है। चलो हम CNBC पे चलते हैं, यह आसान होगा। चलो शुरू करते हैं। S&P 500, चलो हम बस पिछले 5 दिनों पे नजर डालते हैं। तो हम यहां पहले या दूसरे में शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो अभी के लिए हम, ओह, ये लगभग स्थिर है। ठीक है, तो मुझे लांस से पूछना होगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहां पहले ट्रेडिंग दिन हम लगभग 29.6 के आसपास हैं, और फिर 5वें का क्लोज, हालांकि मुझे देखना होगा कि क्या वह, चलो देखते हैं, दूसरा था। तो 5 ट्रेडिंग दिन जिसमें आज भी शामिल हो सकता है। तो हाँ, हम शायद ऊपर होंगे। तो हमें सांता क्लॉज रैली नहीं मिली, लेकिन हम शायद पहले 5 दिनों के लिए ऊपर होंगे। तो हमें देखना होगा कि यह महीने के बाकी हिस्से में कैसे खेलता है। फिर से देखो, ओह, ये कैमरा, फिर से देखो, और फिर यह निर्धारित करो कि क्या वहां कोई महत्व है, सांख्यिकीय महत्व, जो 2025 के लिए संभावनाओं को बदल देगा S&P 500 के संदर्भ में। ठीक है, अब चलो वापस चलते हैं। हालांकि 2025 एक और शानदार वर्ष होगा, उसने सवाल पूछा। शायद, लेकिन बाजार निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये लांस रॉबर्ट बोल रहा है। उच्च आय अपेक्षाओं से लेकर मूल्यांकन तक हमारा सबसे अच्छा अनुमान यह है। हालांकि वर्ष में बेल मार्केट चक्र की निरंतरता देखने को मिलेगी, यह बढ़ती अस्थिरता के दौरों से प्रभावित होगा, जो निवेशक भावना पर भारी पड़ेगा।
उसने जो दूसरी बात कही वह यह है कि यह विश्लेषण पूरी तरह से मंदी को बाहर रख रहा है। अगर आपके पास मंदी है, मैंने उसे कई बार कहते सुना है, सभी दांव खत्म हो गए हैं। तो स्पष्ट रूप से जो कुछ हमने ब्याज दरों और वक्रों में देखा है और इस चैनल पर हम जो कुछ भी बात करते हैं, आपको अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए यह तय करना होगा कि आप क्या सोचते हैं। संभाव्यता कारक, यह देखते हुए कि वर्तमान में मूल्यांकन कितने ऊंचे हैं, और फिर जनवरी के अंत में यह देखते हुए कि पूरा महीना कैसे बीता। अब चलो तरलता भंडार चलते हैं। हम बैंक भंडार के बारे में बात कर रहे हैं। फेड में $3 ट्रिलियन के नीचे गिरना 2020 के बाद पहली बार, यह एक बड़ा मामला है। बिल्कुल ये है, लेकिन कुछ कारणों से, लेकिन अन्य कारणों से ये वास्तव में वे कारण नहीं हैं जो बाजार बताता है। यह ज्यादा देखें मनोवैज्ञानिक कारणों के लिए है। इसका प्लम्बिंग से ज्यादा लेना देना नहीं है, और हम इसके बारे में एक पल में बात करेंगे, क्योंकि यह वास्तव में उस जगह पर वापस जाता है जहां हम 2025 में शेयर बाजार के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभाव्यता के बारे में बात कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि यह एक उच्च संभाव्यता है, 100% नहीं, लेकिन बहुत से लोग बाहर आकर कह रहे हैं कि यह एक निश्चित निष्कर्ष है। तरलता, तरलता, तरलता। अब हालांकि मैं उनके निष्कर्ष सहमत हूं, लेकिन मैं इस पर असहमत हूं कि उत्प्रेरक क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि फेड की बैलेंस शीट का शेयर बाजार से कोई लेना देना है, सिवाय इसके कि यह सिर्फ मनोविज्ञान है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। आइए डेटा पर नजर डालते हैं, और मैं इसे रिवर्स रेपो के साथ जोड़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि फेड की बैलेंस शीट पर यांत्रिक रूप से क्या हो रहा है। तो आप इसके प्रति जागरूक रह सकते हैं, और फिर हम पीछे हटकर देख सकते हैं कि फेड की बैलेंस शीट और S&P 500 साथ इतिहास में क्या हुआ है, यह देखने के लिए कि क्या कोई संबंध है, और फिर से 2025 में S&P 500 के साथ क्या होगा, इस पर हमारे विश्लेषण में शामिल करें। ठीक है, तो मुख्य चर्चा के बिंदु। 1 जनवरी सप्ताह में अरबों की गिरावट, 2022 की सबसे बड़ी गिरावट। मुझे नहीं पता था, अधिकारियों ने जून 2022 से बैलेंस शीट को घटाना शुरू कर दिया है। वे मात्रात्मक कसावट कर रहे हैं। अमेरिका बैंकिंग सिस्टम के रिजर्व, फेडरल रिजर्व के बैलेंस शीट को घटाने के निर्णय के लिए एक कारक 3 ट्रिलियन से नीचे गिरकर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर पर पहुंच गए हैं। बैंक के रिजर्व इस सप्ताह 1 जनवरी को लगभग 326 अरब की गिरावट के साथ $100 ट्रिलियन पर पहुंच गए। फेड द्वारा गुरुवार को जारी किए गए डेटा के अनुसार ये 2 साल से अधिक समय में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। यह गिरावट वर्ष के अंत की गतिशीलता से आती है, जो बैंकों को बैलेंस शीट की गहन गतिविधियों जैसे पुनर्खरीद को जोड़ने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, मेरा मतलब है अब तो आओ। वे वहां बैठकर कह रहे हैं कि यह वर्ष के अंत की गतिविधियों का परिणाम है। ठीक है, तो फिर ये 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट क्यों है? 2023 में हमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों नहीं दिखी? ठीक है, लेकिन यहां आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है नकद, और यहां पर वे पूरी तरह से असफल होते हैं। इसका मतलब है कि नकद केंद्रीय बैंक की रात भर की रीफो सुविधा जैसी जगहों पर भेजा जा रहा है, जो फेड के लेजर पर अन्य देनदारियों से तरलता को निकाल रहा है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि इसे लिखने वाले व्यक्ति को वास्तव में समझ नहीं आया। उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे बहुत अच्छे से समझाते नहीं हैं, क्योंकि वे इसे जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक जटिल बना रहे हैं। देखो, फेड की बैलेंस शीट, मैं बस ये अपने पे कर सकता हूं। हम बस एक त्वरित सा फॉक्स व्हाइट बोर्ड वीडियो करेंगे। फेड की बैलेंस शीट ऐसा करेगी, हमारे पास बाईं ओर संपत्तियां हैं और दाईं ओर देनदारियां हैं। ये मूल रूप से 3 मुख्य घटकों में विभाजित है। ठीक है, तो हमारे पास बैंक है। हम कहेंगे मैं बस बैंकों को यहां रखता हूं। हम फेड में बैंक के खातों की बात करेंगे, तो ये बस आपके चेकिंग खाते की तरह है, जैसे आप लोगों के पास वेल्स फार्गो या चेज या बी ऑफ ए के साथ एक चेकिंग खाता है। जो भी हो, ये उनके बैलेंस शीट पर एक देनदारी है, ये आपकी बैलेंस शीट पर एक संपत्ति है। और इसलिए बैंक, जेपी मॉर्गन या जो भी हो, उनके पास फेड के साथ एक खाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके पास बैंकों के साथ एक चेकिंग खाता है, और ये फेड की एक देनदारी है। तो अगर उनके पास इस खाते में पैसे हैं, तो इसे बैंक का रिजर्व या बैंक रिजर्व कहा जाता है ना? तो ये फेड की बैलेंस शीट का एक प्रमुख घटक है, देनदारी पक्ष, जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक और प्रमुख घटक क्या है? तो आप लोग जानते हैं ये रिवर्स रेपो होगा। और फिर डंगरेन, हमारे पास टीजीए है, जो ट्रेजरी जनरल खाता है। तो अगर आप इसे देखें तो ये है, मेरा मतलब है वहां थोड़ा और है, लेकिन ये मूल रूप से फेड की बैलेंस शीट है। तो क्या होता है जब नकद, हम इसे कहेंगे टीजीए से जाता है? मान लीजिए कि जेनेट येलेन इसे वास्तविक अर्थव्यवस्था में खर्च करती है। इसका मतलब है कि बैंक रिजर्व रिजर्व खातों में चले जाते हैं। मैं इसे बस कैश बैंक कहता हूं।
हम इसे बस नकद कहेंगे। इसका मतलब है कि टीजीए से नकद बैंक रिजर्व या इन बैंकों के खातों में ला जाता है। ठीक है, तो फेड की बैलेंस शीट का आकार नहीं बदलता, ये बस एक खाते से दूसरे खाते में चला जाता है। जैसे अगर आप और मैं, मान लीजिए, दोनों के पास वेल्स फार्गो में खाते हैं और मैंने अपने खाते से आपके खाते में $10,000 ट्रांसफर किया। ठीक है, तो वेल्स फार्गो इसे ट्रांसफर करेगा, लेकिन इससे उनकी बैलेंस शीट के आकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये अभी भी वेल्स फार्गो की $1,000 की देनदारी है। तो अगर जेनेट येलेन $1 अरब को वास्तविक अर्थव्यवस्था में खर्च करती हैं, तो इसका मतलब है कि $1 अरब टीजीए से जा रहा है। रिजर्व खातों में यहां एक भी डालें, इसका मतलब है कि 1 बिलियन टीजीए से रिजर्व खातों में जा रहा है। लेकिन फेड की बैलेंस शीट का आकार, देनदारियां वे नहीं बदलती, है ना? और फिर ये रिवर्स रेपो के साथ बिल्कुल वही बात है। अगर मान लीजिए मनी मार्केट फंड्स के पास रिवर्स रेपो में $1 बिलियन हैं, तो उन्हें ट्रेजरी में जितना उच्च ब्याज दर मिल सकता है उतना नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए कि वे पैसे निकाल लेते हैं, वे ट्रेजरी खरीदते हैं, मान लीजिए $1 बिलियन। क्या होता है? बिल्कुल वही बात। $1 अरब रिवर्स रेपो से बैंकों के रिजर्व खातों में जाता है और फेड की बैलेंस शीट नहीं बदलती। ये बस $1 अरब खातों के बीच बदलता है ना? जब लोग तरलता के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिनट्विट पर बहुत से तथाकथित विशेषज्ञ, वे वास्तव में इन बैंक रिजर्व्स को ही देख रहे होते हैं और उनके दिमाग में इसका मतलब तरलता है। तो अगर बैंक रिजर्व्स बैंकों के रिजर्व खातों से जा रहे हैं, टीजीए में वापस जाना या रिवर्स रेपो में, वे सोचते हैं कि इससे सिस्टम से तरलता बाहर जा रही है, और फिर अगर रिवर्स रेपो में नकद वहां से बाहर जाता है, टीजे को वे सिस्टम में तरलता वापस लाने के रूप में मानते हैं, क्योंकि तब ये बैंकों के रिजर्व खातों में जा रहे हैं। तो अब तकनीकी रूप से सच है, ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। लेकिन व्यवहार में क्या इससे तरलता बढ़ती है? मेरे विचार में नहीं, कोई मौका नहीं। क्यों? क्योंकि यह मानता है कि बैंकों को उधार देने के लिए बैंक रिजर्व्स की आवश्यकता होती है। ये मानता है कि उन्हें क्रेडिट बनाने के लिए बैंक रिजर्व्स की आवश्यकता होती है। ये मानता है कि उन्हें तरलता बनाने के लिए बैंक रिजर्व्स की आवश्यकता होती है ना? क्योंकि अंत में फेड असली अर्थव्यवस्था में कोई तरलता नहीं पैदा करता। ये बैंकों की बात है, ये उनका ट्रांसफर मैकेनिज्म है, अगर आप चाहें तो। और वहां बैंक रिजर्व्स जोड़ने से ये उन्हें अपने लोन बढ़ाने के लिए कोई और बैलेंस शीट क्षमता नहीं देता। अब लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे विचार में यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने वास्तव में पर्याप्त शोध नहीं किया है, खासकर जीएफसी से पहले। क्योंकि विचार यह है कि ओह मेरी भगवान, अगर बैंक रिजर्व्स में इतनी सारी तरलता जा रही है, तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार संभवतः ऊंचा जाएगा। क्योंकि हर कोई जानता है कि जब फेड बैंक रिजर्व्स बनाता है, तो इसका मतलब है कि यह क्यूई है। इसका मतलब है कि शेयर बाजार ऊंचा जाएगा, क्योंकि सारी तरलता शेयर बाजार में जाएगी। और फिर मेरे विचार में यह पूरी तरह से गलत है, और मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों। तो इसलिए, चूंकि मुझे नहीं लगता कि क्यूई शेयर बाजार को ऊंचा करता है, मुझे नहीं लगता कि क्यूटी या फेड द्वारा अपने बैलेंस शीट का आकार घटाने से शेयर बाजार नीचे जाएगा। तो जब हम इस शीर्षक को देखते हैं, फेड में रिजर्व 3 ट्रिलियन से नीचे गिर गए, 2020 के बाद का सबसे कम स्तर। हालांकि फिनट्विट पर बहुत से लोग इसे एक बड़ा मामला मानते हैं, मेरे विचार में यह एक बड़ा बेकार मामला है। मैं आपको बताता हूं क्यों। तो मैंने आपको वहां के मैकेनिक्स दिखाए, लेकिन अब चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। ये फेड के बैलेंस शीट का एक चार्ट है, और आप देख सकते हैं 2022 में हम लगभग 9 ट्रिलियन पर पहुंच गए थे, और तब से उन्होंने बहुत सारा क्यूटी किया है, जो कि 6.8 तक पहुंच गया है, जो स्पष्ट रूप से अभी भी बेहद उच्च है। लेकिन ये सीधे नीचे चला गया है। तो अगर ये सच था कि जिसे हम तरलता या क्यूई या फेड कहते हैं, सिस्टम में बैंक रिजर्व की मात्रा बढ़ाने से शेयर बाजार में वृद्धि हुई, क्योंकि इससे बैंकों को वित्तीय अर्थव्यवस्था में उधार देने के लिए अधिक बैलेंस शीट क्षमता मिली। तो हमें 2022 के बाद शेयर बाजार को पूरी तरह से गिरते हुए देखना चाहिए। क्या हुआ? तो चलिए हम 2022 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या चलिए इस चार्ट पर ध्यान देते हैं जो 22 तक जाता है, बस एक छोटा सा चार्ट यहां। और हम देख सकते हैं कि शेयर बाजार अब पहले से कहीं अधिक ऊंचा है जब उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये कैसे संभव है? ज्यादातर लोग जो फेड के बैलेंस शीट पर तरलता के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं, वे वास्तव में डेटा को चुन चुनकर देखते हैं।
जैसे वे वहां बैठेंगे और फेड के बैलेंस शीट को देखेंगे, जैसे यहां से लेकर यहां तक, और वे कहेंगे ओह देखो शेयर बाजार कितना ऊपर गया। लेकिन फिर वे फेड के बैलेंस शीट को यहां से लेकर यहां तक नजरअंदाज कर देंगे जब शेयर बाजार भी ऊपर गया, और फिर फिर वे इसे यहां नजरअंदाज कर देंगे। तो वे बस उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका एक संबंध है, और जब वहां एक विपरीत संबंध होता है तो वे बस उसे नजरअंदाज कर देते हैं और वे कहते हैं ओह हाँ, खैर वैश्विक तरलता बढ़ गई है, आप जानते हैं, वे यहां गोल पोस्ट को बस हिला देंगे और मुझे बताने दो कि मैं क्यों सोचता हूं कि यह ऐतिहासिक रूप से गलत है। ये चार्ट है। ओ, आपको रिवर्स रेपो दिखाता है कि कैसे यह ठीक उसी समय में घट रहा है जब बैंक रिजर्व कम हो रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि फेड का बैलेंस शीट पूरी तरह से तरलता के बारे में है, उनके लिए यह वास्तव में चिंता का विषय बन जाएगा। वे कहेंगे हे भगवान, यह सच में बुरा है। यह तरलता की कमी के लिए एक डबल झटका है और फेड को तुरंत क्यूई करने के लिए कदम उठाना होगा, नहीं तो बैंकों के पास पैसे खत्म हो जाएंगे। चलो ये करते हैं, आइए हम बैंक रिजर्व का एक फेड चार्ट देखें विशेष रूप से, और ये भी है जो मैं चाहता था कि आप लोग देखें। तो चलो हम 1980 से देखते हैं 43 अरब डॉलर, और क्यूई से पहले बुनियादी रूप से बिल्कुल वही। बैंक रिजर्व में कोई अंतर नहीं था, वे वास्तव में ऊपर या नीचे नहीं गए, लगभग सपाट रहे। लेकिन याद रखें, तर्क यह है कि बैंक रिजर्व की मात्रा बैंकिंग सिस्टम में तरलता जोड़ती है, और वे इस तरलता को लेते हैं और फिर इसे वित्तीय बाजारों में डालते हैं, और यही वजह है कि वे ऊपर जा रहे हैं। और फिर यदि आप S&P 500 में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और सहसंबंधों को देखना चाहते हैं, तो आपको फेड की बैलेंस शीट को नहीं देखना चाहिए, आपको केवल बैंक रिजर्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन हम इसे एक और वीडियो के लिए छोड़ देंगे। तो मेरा यहां यह कहना है कि 1980 से लेकर 7 तक बैंक रिजर्व की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, अब चलो S&P 500 पे नजर डालते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें, हम इसे 1980 से देख सकते हैं। यह लगभग 100 था, और फिर 1980 के अंत में यह 3 और था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा बढ़ोतरी थी, है ना? और इसमें और भी अधिक बढ़ोतरी हुई क्योंकि हमने लगभग इसी समय से शुरू किया। 1990 में इसे 300 कहो, और दशक के अंत तक हम लगभग 1500 पर पहुंच गए। तो यह 1990 के दशक में 5 गुना बढ़ गया। तो हम इसकी तुलना करते हैं क्यूई के द्वार तक, और हम यहां से शुरू करते हैं, चलो इसे 800 कहें। और फिर सर्वासियस बीमारी से पहले, क्योंकि हम बस ये देख रहे हैं, हम क्यूई के दशक की तुलना 1990 के दशक या गैर क्यूई के दशक से कर रहे हैं, और हम 800 से लगभग 3000 तक जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जल्दी से एक नाप के पीछे का गणित करें, तो आप देखेंगे कि प्रतिशत के हिसाब से स्टॉक मार्केट S&P 500 वास्तव में 1990 के दशक में ज्यादा बड़ा था क्यूई के दशक में। तो अगर क्यूई से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो यह कैसे संभव है? 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ा? क्योंकि तब कोई क्यूई नहीं था, फेड की बैलेंस शीट, बैंकों के रिजर्व की मात्रा बिल्कुल वही थी, उन्होंने बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। तो मेरी बात समझ गए? यह इस बात पर है कि जब हमारे पास कोई क्यूई नहीं था तब बाजार ने अधिक बढ़ोतरी की, बनिस्बत जब हमारे पास क्यूई था। तो फिर आप वहां बैठकर यह नहीं कह सकते कि क्यूई ने स्टॉक मार्केट को ऊपर किया। वास्तव में मुझे लगता है कि यह एक बेहतर तर्क है कि क्यूई वास्तव में या तो इसे कम कर दिया, या यह एक शांतिदायक था कि स्टॉक मार्केट बिना क्यूई के अधिक होता। शायद मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन तर्क है, क्योंकि देखो, अगर हम इस दशक की तुलना उस दशक से करें तो स्टॉक मार्केट क्यूई के साथ कम बढ़ा है बनिस्बत बिना क्यूई के। तो हम ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि क्यूई स्टॉक मार्केट को नीचे क्यों लाता है, या हम ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि क्यूई स्टॉक मार्केट को पहले से कम क्यों करता है? मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छा तर्क है। तो आप मेरी बात समझ गए कि अगर बैंक रिजर्व वास्तव में महत्वपूर्ण होते तो आप क्यूई के साथ एक बहुत मजबूत संबंध देखते। जब हमारे पास कोई क्यूई नहीं था, जहां स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा बढ़ा। तो इस लेख पर वापस आते हैं, फेड में रिजर्व 3 ट्रिलियन से नीचे गिर गए हैं। क्या आपको इस पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपको रिवर्स रेपो पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, आपको ध्यान देना चाहिए, या बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से है, न कि यांत्रिकी के दृष्टिकोण से। क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सिस्टम में बैंक रिजर्व की मात्रा, इसका तरलता की मात्रा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बैंक तरलता का निर्माण करते हैं और उन्हें बैंक रिजर्व की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो बस क्यूई पहले 2007
से पहले के इतिहास को देखिए। यहां मेरा कहना है, जब आप एक पोर्टफोलियो सेट कर रहे होते हैं तो यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। जॉर्ज की तरह गैमन जानता है कि यांत्रिक रूप से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं एक पोर्टफोलियो सेट कर रहा हूं तब यह मायने नहीं रखता। जब मैं एक व्हाइट बोर्ड वीडियो बना रहा हूं तब यह मायने रखता है। जब मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब मैं एक पोर्टफोलियो सेट कर रहा हूं तो यह मायने नहीं रखता, क्योंकि बाजार सोचता है क्यूई का असर होता है ना। तो ये जॉर्ज गैमन क्या सोचते हैं इस बारे में नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, ये बाजार के बारे में है। तो ये आपके लिए समझना एक बड़ा लाभ है। यांत्रिक रूप से ये शायद कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये निश्चित रूप से इस बात का एक घटक है कि कितना पूंजी S&P में जाता है। इसलिए आपको इसका उपयोग अपने संभावनाओं के विश्लेषण में करना होगा कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट है। 2025 में S&P 500 और संपत्ति की कीमतों में एक बड़ी गिरावट। मैं वहां उसका सीधा उदाहरण लेना चाहता था। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी रिबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। यह ऑर्लैंडो में 35 मई से 25 मई तक है। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन एलन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रेबल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उस घटना के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, rebelcapitalistlive.com पर जाएं, अभी जाएं और अपने टिकट ले लें। और मैं आपसे ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई के बीच मिलूंगा।